तो अगर आपका भी पेपर 20 अगस्त या फिर 21 अगस्त का है तो ये पेपर आपके लिए है, क्योंकि इस पेपर के अंदर सारा ऐसा क्वेश्चन एनालाइज करके सेट किया गया है जैसा कि आपके पिछले एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी कि पीछे जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है उन सारे क्वेश्चन को देखते हुए एनालाइज करते हुए सारा ही नए नए क्वेश्चन तैयार किया गया है, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा भी सवाल है जो आपके सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चाहते हो कि इस बार एक सीट को हम अपनी पक्की कर लें तो एक भी प्रश्न को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम भी नहीं जानते हैं कि कौन सा सवाल आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हमारा सवाल क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिएगा और जिस क्वेश्चन का उत्तर याद रहेगा आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सवाल को समझिए क्या कह रहा है कि सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। आप लोग को बताना है कि सूर्य का जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल कह रहा है कि अस्पष्ट दूरी की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। आप लोग फटाफट से इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका जो न्यूनतम दूरी होता है वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। यहीं पे अगर सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अधिकतम दूरी कितनी होती है तो ये होती है अनंत। याद रखिएगा, न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। याद रखिएगा। एक सवाल ये भी याद रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछ भी सकता है, तो याद रखना है कि इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वो जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी पिंड पर भार सर्वाधिक कहाँ होता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि किसी पिंड का जो भार होता है वो सर्वाधिक कहाँ होता है। ऑप्शन दिया गया है विषुवत रेखा, ध्रुव पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर मैदानों पर। कोशिश कीजिए इसका उत्तर बताने का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुव पर। याद रखिएगा। चलिए एक सवाल याद रखना है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। आपको याद रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है कि सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा हीरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कवकों का कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। सवाल को याद रखना है कि जो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है। तो आपको याद रखना है कि ये बनी होती है आप लोग को याद रखना काइटन एवं हेमोसेलुलोज, यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो मतलब किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। माइक्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा या फिर विद्युत धारा का। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्वनि का। डेसिबल का उपयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है ध्वनि का। आपको याद रखना है। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जिसको याद रखिएगा। सबसे पहले याद रखना है कि नीला रंग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि जो आकाश का नीला रंग होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। दूसरा याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखना है। कितना होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इसको याद रखिएगा। तीसरा याद रखना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रखना है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको कि ए से डिनोट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है।
तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखिएगा। चलिए, याद रखना है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि मास्टर ग्रंथि हम पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, इसको याद रखना है। एक सवाल याद रखिएगा कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। सवाल सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताना है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग को बताना है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। मधुमेह होता है। मधुमेह किसकी कमी से होता है, सॉरी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बताना है आप लोग को बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ से याद रखना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कि हम लोग धोने वाला भी सोडा कहते हैं, यानी कि धोने का सोडा किसे कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट के कहते हैं, जिसका सूत्र याद रखना है। सवाल पूछ सकता है कि धोने वाला सोडा का सूत्र बताओ, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसका होता है सूत्र Na2CO3 होता है। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र याद रखिएगा, इसका सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। बताना है कि अवतल दर्पण का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये किया जाता है सेविंग दर्पण के रूप में, यानी कि सेविंग दर्पण ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सवाल ऐसे भी घुमा करके पूछ सकता है कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, तो हजामती दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और एक सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, तो दोनों को ध्यान में रखना है। गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, आप लोग बताइए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कि गाड़ियों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। सवाल कह रहा है कि लोहे पर जो जंग लगना होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है। ऑप्शन दिया गया भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। एक सवाल याद रखिएगा कि अगर लोहे पे जंग लग जाएगा तो उसका भार में क्या परिवर्तन आएगा, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। चलिए, इसका उत्तर बताइए कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपको याद रखना है कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर बी में है रासायनिक परिवर्तन, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, एक प्रश्न याद रखिएगा, बर्फ पिघल कर पानी बनना कौन सा प्रक्रिया है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण याद रखना है, बर्फ पिघल कर पानी बनना ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, इसको याद रखिएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सी है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। तो ये हो जाएगा लिथियम। देखिए, लिथियम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है लिथियम, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखना है कि आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। सवाल पूछ सकता है कि आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की धातु है वो कौन सी है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो सबसे हल्की धातु हो जाएगा वो लिथियम हो जाएगा। आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। चलिए, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले याद रखना है कि सोडियम पोटेशियम को किस तेल में डुबा कर रखते हैं या फिर किस में रखते हैं। तो याद रखना है कि मिट्टी के तेल में डुबाकर सोडियम और पोटेशियम को रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। देखिए, सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं सोडियम और पोटेशियम को। चलिए, एक प्रश्न याद रखिएगा, हीलियम किस प्रकार का गैस है। हीलियम जो गैस है वो किस प्रकार का गैस है, तो एक प्रकार का उत्कृष्ट गैस है। याद रखना है, उत्कृष्ट गैस कौन सा है, तो हीलियम हो जाएगा, जिसे He से डिनोट करते हैं। चलिए, याद रखिएगा आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि आवर्त सारणी की जो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है,
नज़दीकी आते रेलगाड़ी का सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है, घटना का उदाहरण है। आप लोगों ने अगर ट्रेन पे सफ़र किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी का आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। किस घटना का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा घटना होता है। तो ये डॉपलर प्रभार का होता है, डॉपलर प्रभार घटना होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को याद रखना है कि सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखना है किस में पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। आप लोगों ने अगर कुकर में खाना बनाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रेशर कुकर में हम लोग भोजन बनाते हैं वो उसमें भोजन बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो वही तो सवाल हमारा कह रहा है ना कि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है, इसी कारण भोजन में मतलब जो प्रेशर कुकर में भोजन बनता है बहुत कम समय में बन जाता है। जल का जो क्वथनांक होता है वो घट जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी जो गैस होती है वो मुक्त होती है। ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि लाइसोसोम को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है, आपको याद रखना है। दूसरा आप लोग को याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है कि कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। दूसरा याद रखिएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखना है कि प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? आप लोग को बताना है कि ध्वनि जो तरंग है वो किस प्रकार की तरंगे हैं। तो याद रखना है कि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए एक सवाल याद रखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने में कौन सा लोहा का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक बनाने में कौन सा लोहा प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये किया जाता है नरम लोहे की मदद से हम लोग विद्युत चुंबक बनाते हैं, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? आप लोग को बताना है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो क्या है। ऑप्शन में है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन या फिर एथेन। तो आपको याद रखना है कि बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो होता है मीथेन। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। यहाँ से अब हमारा गणित का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हुए चलना है गणित का भी प्रश्न। सवाल क्या कह रहा है कि इतना का 40% का इतना का मान कितना होगा? तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, आप लोग को मान बताना है कि मान कितना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा मैं तरीका बता देता हूं, जिनको नहीं आता है और जो लोग सॉल्व कर चुके हैं आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में उत्तर बता दीजिए। बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है देखिए कैसे बनाना है। जैसे सबसे पहले कितना दिया गया तो इतना हम लोग लिख लेंगे,
बटे में 40% कह रहा है तो इतना करके, बटे में परसेंट का मतलब 100 होता है, तो यहाँ पे मैंने इतना लिख लिया है। फिर हम लोग यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया है तो बीच में प्लस डाल देंगे। फिर कितना है 100 इतना है, फिर लिख लेंगे, सॉरी बटे नहीं डालेंगे, फिर से यहीं पे करेंगे 30 बटे में 100 कर लेंगे। बस इसको आप लोग को सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 100 प्लस में इतना हो जाएगा 5, यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 54 आ जाएगा। अब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना ऐड करने के बाद इतना आ जाएगा। देखिए तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सिंपल प्रश्न है, मैंने जो तरीका बताया उससे आप लोग आंसर ईजिली ला सकते हो। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई इतना सेंटीमीटर है और चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। इसको निकालने के लिए आप लोग को विकर्ण का सूत्र पता होना चाहिए। तो विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट कर लेंगे, कितना है लंबाई हमारा 12 दिया है तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, और चौड़ाई कितना है 5 दिया तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 144 हो जाएगा, बटे में प्लस में 25 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे दोनों का तो हो जाएगा 169 बटे में ऐसे वर्गमूल कर लेंगे। अभी ये कितना का हो जाएगा, ये 13 का हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए 13 सेंटीमीटर है ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक वस्तु को इतना में खरीद कर इतना में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग को देखना है कैसे बनाना है। सबसे पहले आप लोग को इसके अंदर लाभ निकालना होगा, तो लाभ बराबर हम लोग डाल लेंगे। लाभ बराबर कितना कह रहा है, इतना में इतना कर लेंगे, माइनस में इतना कर लेंगे, आ गया हमारा इतना। सबसे पहले आप लोग को लाभ निकाल लेना है, तो इतना का हमारा हो गया लाभ, इतना हमारा लाभ आ गया। अब क्या कह रहा है, अब देखिए आप लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे, देखिए तो चलिए याद रखना है कितना हमारा है, इतना हमारा आ गया था, तो यहाँ पे मैंने इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो लाभ प्रतिशत देखिए कैसे निकालना है, कितना हमारा इतना आया था तो इतना डाल लेंगे, और फिर कर लेंगे इतना बटे में इतना। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा 25%। देखिए 25% ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि ए बी का अनुपात इतना है, बी सी का अनुपात इतना है, तो ए बी सी का क्या होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इसको कैसे बनाना है। सवाल आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा। तो देखिए ए बी सी का मान आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसको कैसे, सबसे पहले हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी बराबर में कितना दिया गया है, कितना ए, देखिए इसको कैसे करना है, 2 × 4 × फिर कर लेंगे 3 × 4 × फिर 3 × 5 कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना आंसर आ जाएगा, इसको 4 दूनी का 8, हाँ राइट आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इतना। देखिए सिंपल सा प्रश्न था, मैंने जो तरीका बताया इससे आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 8 8 12 12 15, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको आप लोग को निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो देखिए इसका मान कितना होगा आप लोग बताइए। तो इसका मान जो हो जाएगा वो कितना दिया है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। जीरो कितना है आप लोग काउंट कीजिए, 1 2 3 4 जीरो है, तो हम लोग बटे में 1 हम लोग को लगाना रहता है, तो 1 लगा लेंगे और यहाँ पे हम लोग 4 जीरो डाल लेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 100। देखिए आंसर यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब इसको आप लोग काट दीजिएगा, काट के यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो काट कर जो आंसर आ जाएगा वो इतना आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया इतना आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। औसत से सवाल आ चुका है, तो इसको भी निकालने के लिए एक सूत्र होता है। देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा। तो औसत का इसका जो सूत्र होता है वो n+1 होता है। तो n यानी कि नंबर कितना है 10 प्लस में 1। देखिए इसको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंपल प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न है। HCF आप लोग को निकालना है। HCF आपके लिए रहेगा। HCF आप लोग निकाल के इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि HCF निकाल करके इसका आंसर कितना आएगा। देखिए इसका मैं आप लोग को उत्तर बता देता हूँ, तो 1 मिनट इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को इतना लाना है। आप लोग इसको HCF निकाल के आंसर आप लोग इतना लाइएगा।
इतना आ जाएगा आंसर, तो समझ जाइएगा कि आपका बनाया हुआ बिल्कुल राइट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इतना मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से इतना मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। चलिए बताना है सवाल को क्या कह रहा है कि इतना मीटर लंबी एक ट्रेन इतनी मीटर प्रति घंटा से इतनी लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग को कुल दूरी निकालना होगा। चलिए इसको मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, कुल दूरी निकालना होगा। तो यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कुल दूरी हमारा हो जाएगा इतना और इतना हो गया। फिर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा इतना मीटर। चलिए चाल अब हम लोग को निकालना होगा, क्या निकालना होगा, इतना तो हम लोग का आ गया आंसर। और चलिए इसके बाद हम लोग फिर कितना कह रहे हैं, एक ट्रेन इतना 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे कर लेंगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा है तो 90 × 5 बटा इतना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब हम लोग को क्या कह रहा है, समय कितने समय में पार करेगा। तो समय बराबर लिख लेंगे, यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले समय हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 750 और इतना सॉल्व कीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका 30। देखिए ऑप्शन नंबर 30 सेकेंड आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बनाने के लिए तरीका सीख लीजिएगा, सवाल यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये तो सिंपल है, इसको निकालने के लिए आप लोग को वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। चलिए मैं आप लोग को सूत्र बता देता हूँ। क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr²। पाई का मान आप लोग को याद रखना है कि हमेशा 22/60 ही डालना है। आर यानी कि त्रिज्या, देखिए त्रिज्या कितना है 60 है तो 60 कर लेंगे, और आर का मान आर का स्क्वायर है यानी कि आर 2 बार लिखना है तो हम लोग 2 बार कर लेंगे। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सवाल कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इसको भी निकालने के लिए एक सूत्र आता है, सूत्र की मदद से आप लोग इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लिख लेंगे समय बटा में ए × बी बटे में ए प्लस बी, इतना कर लिए। कितना कर रहा है 10 दिन में, बी 15 दिन में पूरा करता है तो 10 × 15 बटे में 10 + 15। अब हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 150 आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। देखिए 6 दिन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6 दिन। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए इसको आप लोग को क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज दर से मृषधन आप लोग को निकालना होगा। तो देखिए मृषधन निकालने के लिए भी आप लोग को आना चाहिए क्योंकि सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं आता होगा। सबसे पहले हम लोग ए बराबर डाल लेंगे, इतना दिया है इतना कर लेंगे, और इतना कितना कह रहा है 110% वार्षिक, तो हो जाएगा इतना बटे में 100, स्क्वायर कर लेंगे 121 100। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर काट करके इतना आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण का अनुपात इतना है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। सवाल पढ़िए क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का तीनों कोण का जो अनुपात है वो 1:2:3 है तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2 संख्या का योग और उनका अंतर 9 है तो संख्या क्या होगी। सवाल क्या कह रहा है कि 2 संख्या का जो योग है वो 25 है तो उनका अंतर 9 है तो वे संख्या क्या होगी। चलिए इसको भी आप लोग को बनाना आना चाहिए।
तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है। सबसे पहले कितना कह रहा है 1x 2x 3x, इतना कर लेंगे। सबसे पहले इतना कर लेना, इतना तो सब कोई कर लेगा। सारा क्वेश्चन का ही मैंने यहाँ पे देखिए 3 कोण कर रहा है तो 3 कोण का मान 180 होता है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसको फटाक से ऐड कर लेंगे, इतना में बटे में इतना कर लेंगे, x बराबर में इसको कर लेंगे तो आ जाएगा 30 हमारा आ चुका है। अब कह रहा है सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ा कोण हमारा कितना है 3 है। आंसर कितना आया था 30 आया था, मल्टीप्लाई कर लेंगे 90 आ जाएगा। देखिए 90 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्या का योग 25 और उनका अंतर 9 है तो वह संख्या क्या होगी। सवाल कह रहा है कि दो संख्या का योग 25 है और उनका अंतर 9 है तो वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए x + y बटे में 25 कर लेंगे बराबर में x - के y बराबर 9, 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2x और चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए। यहाँ पे इसको आप लोग को सरल करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसको सरल करने के लिए सिंपल से मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो मैं आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, -12 + 16 -8 डिवाइड है। यहाँ पे देखो डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड कर लेंगे 2। अब देखिए आप लोग इसको सॉल्व करना है, फटाफट से आप लोग सॉल्व कीजिए। उत्तर आप लोग को कितना लाना है, उत्तर आप लोग को इतना लाना है। अगर इतना उत्तर ले आते हो तो समझ जाइएगा कि आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 के प्रथम 5 गुणज का औसत क्या होगा। औसत से प्रश्न पूछ रहा है कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो याद देखिए इसको कैसे बनाना है। कितना कह रहे हैं, 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया और एक 20 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को औसत निकालना है। औसत बराबर 4 + 20 बटे में 2। इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 12। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से अब रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए आप लोग बनाते हुए चलिएगा, जिस भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा उसका उत्तर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है सवाल। चलिए 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि मैंगो को NBPH लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे आप लोग को समझना होगा सवाल क्या कह रहा है कि यदि मैंगो को NBPH लिखा जाता है तो एप्पल को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक प्रत्येक अक्षर में एक एक जोड़ा जा रहा है। एम के बाद क्या आता है, एम के बाद आता है एन, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी। इतना सही हम लोग को पता चल चुका है कि यहाँ पे सिर्फ एक एक बढ़ के लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक बढ़ेंगे। ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आता है बी। पी के बाद क्या आता है, आप लोग बताइए कि पी के बाद क्या आता है, फटाफट से बताइए। तो पी के बाद आता है हमारा क्यू आता है, पी के बाद क्यू आता है, फिर आता है क्यू आता है, फिर क्यू आता है और एल के बाद एम आता है। ई के बाद क्या होता है, ई के बाद आता है एफ। देखिए ऑप्शन नंबर कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ यहाँ पे एक एक बढ़ते हुए चलना है। ए के बाद आता है बी, पी के बाद आता है क्यू, फिर पी के बाद क्यू आता है, एल के बाद आता है एम, ई के बाद आता है ए। बस आप लोग इतना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, विषम शब्द को पहचानिए। आप लोग को इसमें से विषम बताना है। तो विषम हमारा हो जाएगा यकृत, क्योंकि यकृत जो है वो हमारा आंतरिक अंग है। बाकी ये सब तीनों है जो कि बाहरी अंग हो जाएगा, यानी कि सबसे जो विषम हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, संबंध पहचानिए। आप लोग को बताना है कि संबंध इससे क्या होगा। चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसका संबंध क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राहुल उत्तर की दिशा में इतना किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर इतना किलोमीटर चलता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है। बताना है कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो वो जाएगा किस दिशा में, पश्चिम की दिशा में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पश्चिम। चलिए
39 नंबर प्रश्न है, यदि दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर बन जाती है तो उत्तर पूर्व दिशा में क्या बनेगी। तो इसको भी आप लोग को याद करना है, क्या होगी। यदि दक्षिण पूर्व दिशा में उत्तर बन जाती है तो उत्तर पूर्व की दिशा में क्या बनेगी। तो उत्तर की पूर्व की दिशा में पश्चिम बनेगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है पश्चिम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे आप लोग को श्रृंखला को पूरा करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है आप लोग को सबसे पहले समझना होगा। यहाँ पे आप लोग को प्रत्येक अक्षर में 2-2 बढ़ना है। बी के बाद बी में आप लोग को बी के बी सी डी, तो यहाँ पे डी कर लेंगे। इसमें भी हम लोग 2 बढ़ेंगे तो क्या होगा, डी 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 ई डी ई। देखिए प्रत्येक में आप लोग को सिर्फ 2-2 बढ़ना है। जे के एल देखिए यहाँ पे इसमें भी हम लोग 2 बढ़ेंगे। जे के एल देखिए एल कहीं पे दिया गया है, एल देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 2-2 बढ़ना है, 2-2 बढ़ते हुए चलना है। तो 2-2 बढ़ेंगे, इसके आगे 2 हम लोग बढ़ेंगे। जे के एल देखिए एल ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। इसको ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक पद का दोगुना किया जा रहा है। आप लोग देखिए प्रत्येक पद का दोगुना किया जा रहा है। 3 दूनी का 6, यानी कि इसको भी हम लोग दोगुना कर लेंगे। लास्ट वाला हमारा 48 है, इसको हम लोग दोगुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए दोगुना कर लेते हैं यहाँ पे आप लोग के सामने, इसको दोगुना कर लेंगे, आ जाएगा 96। देखिए 96 है, कहीं पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ यहाँ पे दोगुना किया गया है, दोगुना करते हुए चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना दिया गया है, सी बराबर इतना है, तो BAT इतना है, तो CAT का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी सिंपल तरीका है, A बराबर इतना है, B बराबर इतना है, तो आप लोग समझिए इसको ये क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आप लोग को नंबरिंग देखना है। तो C देखिए ABC, C केवें स्थान पे आता है, C आता है तीसरे स्थान पे, A केवें स्थान पे आता है, A आता है पहले स्थान पे, T केवें स्थान पे आता है, T आता है हमारा 20 स्थान पे। अब आप लोग इसको ऐड कीजिए, सबको ऐड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करने के बाद आ जाएगा 24। देखिए 24 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर प्रश्न है, एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों छोर से इतना है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों छोरों के 15 में, तो पंक्ति की कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे। तो देखिए कुल जो व्यक्ति हो जाएंगे कितने हो जाएंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिंपल सा करना है, 15 + 15 माइनस में 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 29 है, 29 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग मतलब सवाल इंपॉर्टेंट है, कथन और निष्कर्ष से। कथन क्या कह रहा है, सभी पेन पेंसिल है, सभी पेंसिल लवर है, निष्कर्ष फॉर सभी पेन नवर है, निष्कर्ष टू कुछ रबर पेन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों निष्कर्ष ए और बी, यानी कि दोनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 45 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, विषम संख्या चुने। तो इनमें से विषम जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो 55 के अलावा अन्य सभी संख्या पूर्ण वर्ग है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग बताइए। 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा 46, तो फटाफट से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन भी इसको समझ में नहीं आ रहा होगा काफ़ी लोगों को, तो इसको छोड़ते हैं, क्वेश्चन टाइपिंग में ही मिस्टेक है, चलिए इसको रहने देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संबंध पहचानिए। फिर से संबंध से क्वेश्चन आ चुका है, सवाल यहाँ से पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा रहा है इस टाइप का। संबंध पहचानना है, किताब पृष्ठ, तो महाद्वीप क्या हो जाएगा, महाद्वीप देश हो जाएगा। देखिए देश है कहीं पे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं समान ज्ञान और करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए साबित हो सकता है।
चलिए यहाँ से आप लोग याद करते हुए चलिएगा, सीधे माइंड में आप लोग को सेट करते हुए चलना है। याद रखना है कि विश्व वातावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वातावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। दूसरा याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर टाइप करने के लिए, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आंसर अगर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न है विश्व हेम्योपैथी दिवस। बताना है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। डी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 जून को। फटाफट से फिर से आप लोग इसको रिवीजन करते हैं। याद रखना है विश्व वातावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। सबको आप लोग को याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सवाल कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है असम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो बताइए कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित हो जाएगा असम में। देखिए असम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए एक प्रश्न यहाँ से बताता हूँ जिसको कि आपको याद रखना है। सवाल पूछ सकता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो ये कब घोषित किया गया था, ये 1974 में घोषित किया गया था, याद रखिएगा। 49 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। सवाल क्या कह रहा है समझिएगा कि नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष है वो कौन है, सवाल को याद कर लेना है। तो चलिए इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमन बेरी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा, आप लोग को याद रखना है कि जो कुचिपुड़ी हो जाएगा वो किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने इसका उत्तर ऊपर में लगता है बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है, यह प्रश्न आपके लिए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI कौन थे। आप लोग को बताना है कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सवाल क्या कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आप लोग को बताना है। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है, गीत गोविंद की रचयिता कौन है। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि गीत गोविंद के जो रचयिता हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। ऑप्शन दिया गया है जयदेव, कालिदास, बाणभट्ट या फिर कबीरदास। उत्तर आप लोग बताइए फटाफट से, अगर आप लोग उत्तर जानते हो तो गीत गोविंद के जो रचयिता हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे बताइए। ये हो जाएंगे जयदेव। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न है, पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो आप लोग को याद रखना है कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेल में भारत में कुल कितने पदक जीते थे, तो 6 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि CRPF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। जो लोग उत्तर जानते हैं कमेंट बॉक्स में। याद रखना है कि यह मनाया जाता है 27 जुलाई को। ईस्वी भी याद रखिएगा 1939 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सिंपल प्रश्न है, उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। तो याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और याद रखिएगा कि जो गंगा नदी है वो कितने किलोमीटर में है, तो ये याद रखना है कि 25 किलोमीटर यानी कि 2525 किलोमीटर में, इसको भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सवाल कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि ISA का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ स्थित है, तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए लास्ट नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे स्थित है। आप लोग को बताना है कि जो भाखड़ा नागल बांध है वो कौन सी नदी पे स्थित है। याद रखना है कि ये सतलुज नदी पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये सतलुज नदी पे स्थित है। चलिए तो हम लोगों ने सारा ही क्वेश्चन को देख लिया है। तो आप लोग अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है और आपका एग्ज़ाम डेट कब है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्लास आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ क्लास को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।